जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आपके जोहार झारखंड। तो दोस्तों आज क्या है कि मैं आपके सामने दो स्टोरीज लाऊंगा और ये दो स्टोरीज आपको मैं बता दूं, दो स्टोरीज नहीं है दोस्तों। हो सकता है जेएसएससी या जेपीएससी या फिर झारखंड के उत्पाद सिपाही में दो क्वेश्चन का काम करे, यानी 6 नंबर आपके आ सकते हैं। तो काफी ध्यान से सुनेंगे सारी चीजों को दोस्तों। सो आज मैं आपसे झारखंड के दो राजाओं के बारे में बताने जा रहा हूं और ये दो राजाओं का नाम एक बार आपको मैं बता दूं। एक का नाम तो मधुकन शाह है और दूसरा का नाम दुर्जन शाह है। ध्यान से सुनेंगे दोनों राजाओं का नाम। एक का नाम मधुकन शाह और दूसरा का नाम दुर्जन शाह। अब मधुकन शाह जो है दोस्तों ये अकबर के समकालीन है, ठीक है, और दुर्जन शाह जो है वो जहांगीर के समकालीन है, ठीक है। अब आपको मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, अब मैं कहानी के साथ में, है ना। सो मधुकन शाह के बारे में आपको मैं बता दूं, ये नागवंशी शासक था और इस समय 1585 ईस्वी का दौर चल रहा है। अकबर जो है सैन्य अभियान कर रहा है, अलग अलग जगह जा रहा है। जो भी छोटे बड़े शासक हैं, छोटे बड़े राजा हैं, इन सारे राजाओं को अपने अधीन करता जा रहा है। इसी बीच में अकबर को पता चला कि झारखंड में नागवंश का शासक है। झारखंड में, जो कि मुगल के समय में झारखंड को खोखरा या कोकरा कहते थे। सो कोकरा में एक नागवंश का शासक है जिसका नाम मधुकन शाह है। तो शहबाज खान को भेजता है अकबर सन 1585 ईस्वी में, ठीक है। अब शहबाज खान झारखंड आ रहा है सैन्य अभियान के लिए, नागवंश के पास आता है। अब ये क्या है कि सैनिक बहुत सारे लेके चलते हैं क्योंकि भारतवर्ष में पूरा इनका आधिपत्य है। तो 10,000, 20,000, 1 लाख सैनिक लेके शहबाज खान जो है वो रुख कर दिया है नागवंश की तरफ। अब रहा मधुकन शाह, छोटा सा शासक, छोटा सा राज, छोटी सी सैनिक। कितने सैनिक होंगे ज्यादा से ज्यादा? 100, 200, चलिए 500 कर दिया, 1000 कर दिया। अब बताइए आप खुद से दोस्तों कि 1000 सैनिक 10,000 सैनिक पर भारी पड़ सकते हैं? कभी भी नहीं पड़ सकते हैं। तो यही हुआ और कहीं ना कहीं मधुकन शाह को बंदी बना लिया गया और उसे अकबर के सामने पेश किया गया। अब मधुकन शाह भले छोटे से अगर मैं बात करूं क्षेत्र का शासक था, लेकिन था तो शासक काफी मजबूत, हट्टा कट्टा, है ना। अब अकबर के सामने जाता है मधुकन शाह, तो हट्टा कट्टा शासक है, बिल्कुल शासक जैसा होता है वैसी ही उसकी छवि भी है। अकबर के समक्ष पेश हुआ, बिल्कुल नतमस्तक है, खड़ा है ना। और जब उसने बोला कि जो भी बोला कि उसे छोड़ने के लिए अर्जी की अकबर से, या फिर जिस तरीके से भी उसने अकबर से रिक्वेस्ट किया, अकबर को काफी अच्छा लगा। जैसा कि मधुकन शाह, आप नाम से भी समझ रहे हैं दोस्तों, नाम है मधुकन, और जब वो बोल रहा है तो उतना ही मधुर बोल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अकबर जो है मधुकन शाह को अपने कैद से मुक्त कर देता है ना। लेकिन हाँ, उसने शासन जो है, अकबर के शासन को उसने अपने अधीनस्थ कर लिया, यानी अकबर का शासन वो मान लिया, अकबर के अधीन चला गया, है ना। और उसने मालगुजारी कुछ उसने फिक्स किया होगा अकबर ने, सो कर भी देना या मालगुजारी देना भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये था नागवंश का मधुकन शाह दोस्तों। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब थोड़ा सा एक जनरेशन आगे चलते हैं। तो आप लोग चाहे तो वीडियो के साथ साथ में कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग देख रहे हैं कमेंट भी कर सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है दोस्तों कि अकबर के बाद जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? एंड होप सो आप लोग सारे लोग जानते होंगे, जहांगीर। सो मधुकन शाह अकबर के समकालीन था और जहांगीर के समकालीन नागवंश का उत्तराधिकारी, यानी अगर मैं बात करूं मधुकन शाह का उत्तराधिकारी कौन था? दुर्जन शाह, ठीक है। तो बात है 1615 ईस्वी की। ध्यान देंगे 1615 ईस्वी की। मैं आपको ये दो कहानी सुना रहा हूं, हो सकता है ये दो कहानी से दो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। बात है सन 1615 ईस्वी की। खोखरा नामक जगह है और जहांगीर को अभी क्या है कि कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। आप लोग अगर कौटिल्य का जो भी साहित्य है वो अगर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे उसने दो नदियों का जिक्र किया है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, दो नदियों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है शंख नदी, दूसरे का नाम है ईब नदी। शंख नदी और ईब नदी, और इन दोनों नदी को इंद्रवाहनक नदी कहा जाता था। और इन नदियों में कौटिल्य के हिसाब से यहां पर हीरे पाए जाते थे। तो ये बात की जानकारी जहांगीर को भी मिली। अब क्या है कि जहांगीर ने सोचा कि अगर इन नदियों पर या फिर इस नागवंश पर मेरा अधिकार हो जाए तो वो हीरों का मालिक मैं हो जाऊंगा। और इसी झारखंड या नागवंश में, झारखंड में हीरे पाए जाने के कारण यहाँ के राजा को खाने आलमा कहा जाता था। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, खाने आलमा का मतलब है हीरे खान का मालिक। तो बात है सन 1615 ईस्वी की। जहांगीर ने अपने सेनापति इब्राहिम खान को भेजा। और किस लिए भेजा? कि जाओ तो जी जरा नागवंश में देख के आओ, तो बड़ा उत्पात मचा रहा है दुर्जन साल, और एक काम करना, उसको क्या है कि अपना अधीनस्थता स्वीकार करवा लेना।
और इससे हम लोग हीरे खान के मालिक हम लोग भी कहलाने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके ये सोच के जहांगीर ने इब्राहिम खान को 1615 ईस्वी में भेजा। अब फिर से जैसे मैंने मधुकर शाह के साथ आपको कहानी बताई थी, कहाँ 1500 सैनिक और कहाँ पर चले आ रहे हैं 10,000, 20,000, 1,00,000 सैनिक, है ना। तो आप खुद से बताइए दोस्तों, जीत पाएगा कोई भी 1000 सैनिक लेके 1,00,000 की सैनिक के ऊपर? नहीं जीत सकता। तो वही हुआ फिर से। और जहांगीर का जो सेनापति था इब्राहिम खान ने बंदी बना लिया। किसको बताइए? मैं बात कर रहा हूं शासक दुर्जन साल की। दुर्जन साल को बंदी बना लिया गया। अब फिर से दुर्जन साल को दिल्ली में पेश किया गया जहांगीर के सामने। अब क्या है, जहांगीर तो भैया हीरा चाहता है, हीरा खान का मालिक बनना चाहता है, तो छोड़ेगा तो नहीं। तो यही हुआ, दुर्जन साल को इसने क्या किया, एक कैद ग्वालियर कैद में भेज दिया। अब 1615 ईस्वी में ग्वालियर में इसको भेजा गया है कैद करके। अब छूटेगा कब, वो एक बार आपको मैं बता दे रहा हूं। ये छूटेगा सीधा 1627 ईस्वी में। तो दोस्तों 12 साल तक नागवंश का शासक दुर्जन साल जहांगीर के कैद में रहता है ना। अब आपको मैं बता दूं, इसके छूटने की कहानी यानी इसके मुक्ति की कहानी भी काफी रोचक है। एक बार क्या हुआ कि जहांगीर से एक व्यापारी आता है जहांगीर के पास में व्यापार करने के लिए, गुलाबी रंग का हीरा लेके आता है कि सरकार आप इसको खरीद लीजिए। अब सारे जो भी मुगल थे अभी तक तो यही जानते थे कि हीरा का कोई कलर नहीं होता है, चाहे व्हाइट कलर होता है काफी चमकता है, गुलाबी रंग का हीरा तो कोई नहीं देखा था, है ना। तो इसी गुलाबी रंग के हीरे को ये लोग सोचता है कि नहीं, हीरा हो सकता है फेक है, चाहे नकली हीरा है और चिपका के चल जाएगा मेरे को, तो ये ठीक नहीं था। तो जहांगीर को याद आया कि अरे हाँ, हमारे पास तो खाने आलमा है। तो कैद से बुलाया गया अपने खाने आलमा को, नाम बताएंगे दोस्तों दुर्जन साल को। दुर्जन साल को बुलाया गया। दुर्जन साल ने एक काम किया, कहा 2 बकरी ले आओ। 2 बकरी आई। एक के सिंग पर जो है एक नकली हीरा को बंधवा दिया गया और दूसरे के सिंग पर क्या है, उसी गुलाबी हीरे को बंधवा दिया गया, है ना। अब दोनों बकरियों को आपस में लड़वा दिया गया। तो जेन्युइन बात थी कि जो नकली हीरा था वो टूट गया और गुलाबी वाला जो हीरा था वो नहीं टूटा। और ये देखकर जो दुर्जन साल था वो बता दिया कि ये जो गुलाबी हीरा आया है आपके पास, व्यापारी जो लेकर आया है, ये असली हीरा है। और इसी हीरा की परख की वजह से जहांगीर जो है दुर्जन साल से काफी ज्यादा खुश हुआ और खुश होकर क्या है कि दुर्जन साल को अपने कैद से मुक्त कर दिया, है ना। तो ये थी कहानी दोस्तों दुर्जन साल के मुक्ति की। अब दुर्जन साल मुक्त हो गया, उसको उसका द्वैसा यानी उसका जो नागवंश में उसकी राजधानी थी द्वैसा, उसको उसका राज भी वापस कर दिया गया जहांगीर के द्वारा। अब जहांगीर जब उसको मुक्त किया, उसका राज भी वापस कर दिया। 15 साल मुगलों की कैद में रहा था। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, उसने अपनी राजधानी द्वैसा में एक महल का निर्माण करवाया। अब ये 5 मंजिला महल था दोस्तों, बहुत ध्यान से नाम याद रखेंगे। ये महल है नवरत्नगढ़ का महल। मेरे गुमला के दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोग जानते भी होंगे या काफी लोग नवरत्नगढ़ के महल में घूम के भी आए होंगे, जो 5 मंजिला महल था, 5 मंजिला मकान था और इसे नवरत्नगढ़ का महल कहते हैं। इसमें इसने क्या है कि झरोखा दर्शन भी करवाया था। किले के चारों तरफ क्या है कि गड्ढा करवा दिया था और गड्ढे में पानी भी भरवा दिया था। और इन सारी चीजों के साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नवरत्नगढ़ का जो महल या किला था ये काफी सुरक्षित भी था, क्योंकि ये 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा था। तो इस तरीके से काफी सुरक्षित, काफी मजबूत, काफी कारगर राजधानी का निर्माण हुआ, राजमहल का निर्माण हुआ, है ना। तो ये है दोस्तों दुर्जन साल और मधुकर शाह। होप सो आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। आज बस इसे यहीं रखते हैं। अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा तो आपको झारखंड के एक नया टॉपिक, चाहे ज्योग्राफी हो या सिविक्स हो, इसके साथ आपको मैं एक टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।